हेलो गाइस, वेलकम टू 67th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से 10th जुलाई के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जुलाई 11। ठीक है, तो जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। The annual observance aims to raise awareness and educate people about the global population and its associated challenges. So जैसे जैसे population बढ़ता है, so scarcity of resources दिखता है, right? So one of the negative effects of global मतलब increase in population is this. ठीक है, बट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना या इसके अवेयरनेस को रेज करना नहीं है। ठीक है, बट जो भी चैलेंजेस है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, मतलब उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो मेन उद्देश्य है। एंड इसीलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये यूएनडीपी ने एस्टेब्लिश किया था 1989 में। ठीक है, जबकि यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1990 में, जिससे डिसाइड किया गया था कि वो मतलब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है इसको सेलिब्रेट किया जाए ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, सो यूएनडीपी जो है उसने एस्टेब्लिश किया, बट यूएन जनरल असेंबली जो है उसने परमिशन दिया था कि इसको कंटिन्यू किया जाए 1990। ठीक है, इनिशिएटिव जो है ये प्रपोज किया था किसने? डॉक्टर केसी जकारिया। ओके, एंड ये डे जो है फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 1990 में। थीम क्या था इस साल का? अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। ठीक है, सो ये था इस साल का थीम। तो थीम काफी बड़ा है, मुझे लगता नहीं इतना बड़ा थीम का क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एनीवे, सो इस वीडियो में मैंने एक नया फीचर ऐड किया है। सो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि दो कॉलम्स है। एक कॉलम है कि कितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है इस इवेंट से, और दूसरा है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इवेंट। ठीक है, सो हाई इवेंट हाई हाई इम्पोर्टेंस है। सो इसके लिए हमको ये जो इवेंट है इसमें जो भी डिटेल्स मैंने दिया है उसको ध्यान में रखना होगा। सो एक डिटेल हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। दूसरा है यूएनडीपी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। तीसरा है यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 1990 में कॉन्फर्मेशन दिया था टू कंटिन्यू सेलिब्रेशन। ठीक है, यूएनडीपी ने एस्टेब्लिश किया था 1989 में। ओके, एंड फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1990 में। ठीक है, सो ये चार चीज डेफिनेटली याद रखिए। बाकी थीम जो है, थीम तो बड़ा है, आने का चांसेस कम है। एंड एक नाम जो आपको ध्यान में रखना होगा वो है केसी जकारिया, जिसने ये प्रपोज किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन शटलर लक्ष्य सेन क्लिंच्ड मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द कनाडा ओपन 2023। सो लक्ष्य सेन जो है उन्होंने कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन का मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। ठीक है, सो ये है लक्ष्य सेन। सो इसमें से एक ही पॉसिबल क्वेश्चन है, बट इवेंट का जो आने का चांस है वो काफी ज्यादा है। सो ध्यान में डेफिनेटली रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि कनाडा ओपन 2023 मैन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। पीएम नरेंद्र मोदी विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। सो लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये अवार्ड जो है ये बेसिकली तिलक स्मारक ट्रस्ट जो है वो बिस्टो करती है। एंड कब होता है ये बिस्टो? बेसिकली कब दिया जाता है? अगस्त 1 को, जबकि डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक है। ठीक है, मतलब बाल गंगाधर तिलक का जो डेथ एनिवर्सरी है अगस्त 1 को तब दिया जाता है। एनीवे, आगे अगर कुछ भी इसके साथ एसोसिएटेड कुछ भी न्यूज़ डेवलप होता है तो डेफिनेटली 1 अगस्त के दिन या फिर उसके बाद वाले दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखिए कि लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 जो है नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। पार्थ सालुंके बिकेम द फर्स्ट मेल आर्चर टू विन ए गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्थ जो है, पार्थ सालुंके। ठीक है, तो इनका फोटो मुझे मिला नहीं, फोटो मैंने डाला नहीं है शायद, एक बार देखना पड़ेगा। सो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, सो इसमें फर्स्ट मेल आर्चर बन चुके हैं टू विन ए गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी। ठीक है, ये इवेंट जो है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप ये लिमेरिक आयरलैंड में हुआ था। संडे के इवेंट में, संडे के एपिसोड में, यानी एपिसोड 66, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ और डिटेल्स। ठीक है, एंड बात किया था कि
ऑलरेडी 9 मेडल्स इंडिया ने अचीव कर लिया है, बट फाइनली 9 जुलाई को जो इवेंट खत्म हुआ एंड इंडिया ने अचीव कर लिया है 11 मेडल्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंडिया ने क्या अचीव किया, कितना अचीव किया है मेडल्स, 11 मेडल्स, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पॉसिबल क्वेश्चन कितना है, 3 क्वेश्चन है। एक तो हो गया कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट मेल आर्चर टू विन ए गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी एट यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, सो पार्थ सालुंके, ठीक है। दूसरा है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन लिमेरिक आयरलैंड, 11 मेडल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे मेडल का टैली दिया हुआ है, सो 6 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाउ मेनी गोल्ड्स डिड इंडिया विन एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन आयरलैंड, ठीक है। सो आंसर इज 6 गोल्ड। सो ये है पार्थ सालुंके, सो मैंने पिक्चर एक्चुअली डाला है, सो ये है पार्थ सालुंके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रेड बुल्स मैक्स वर्स्टपेन वॉन द 2023 F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, सो रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने जीत लिया है 2023 F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। इससे पहले उन्होंने कितना इवेंट्स जीता है, ऑस्ट्रियन जीपी जीता है, कनाडा जीपी जीता है, मायामी जीपी जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीपी जीता है, स्पेनिश जीपी जीता है, मोनाको जीपी जीता है, बहरीन जीपी जीता है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये मिला के 8, सो 8 इवेंट्स उन्होंने ऑलरेडी जीत लिया है। सो इसको ध्यान में रखिएगा, 8 इवेंट्स जो है मैक्स वर्स्टपेन ने इस साल जीत लिया है विद रेस्पेक्ट टू फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। सो दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपेन, दूसरा ये है कि कितना इवेंट्स इस साल उन्होंने जीता है। सो टोटल 8 इवेंट्स उन्होंने जीता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस secretary and a senior bureaucrat K. Rajaraman has been appointed as the next chairman of the International Financial Service Center Authority IFSCA. So K. Rajaraman को ये है K. Rajaraman, इनको बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ IFSCA, ठीक है, for a period of 3 years. So Rajaraman will succeed Injeti Srinivas, who became the first chairman of the IFSCA in July 2020. So IFSCA को एस्टेब्लिश किए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। सो फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो थे इंजेती श्रीनिवास, अभी के राजारामन जो है वो है सेकंड चेयरमैन, ठीक है। IFSCA statutory authority established under the IFSC Authority Act 2019 with a mandate to develop and regulate the financial products, financial services and financial institutions in the international financial services centers, ठीक है। सो बेसिकली IFSC अथॉरिटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत ये बेसिकली इसको एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के हिसाब से एस्टेब्लिश किया गया था IFSCA को, जो कि रेगुलेट करती है IFSC में जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है बाय द IFSC, ठीक है। सो इंडिया में अभी तक एक ही ऑपरेशनल IFSC है जो है गिफ्ट सिटी इन गुजरात, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है। एक तो है कि इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ऑपरेशनल IFSC कहाँ पे है, या फिर इसका नाम क्या है, गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है। दूसरा है कि चेयरमैन IFSCA का किसको बनाया गया, के राजारामन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेशनल हाउसिंग बैंक ऑपरेशनलाइज द 10,000 करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड announced in this year's budget 2023-24 for creation of urban infrastructure in tier 1 and tier 2 and tier 3 cities. So ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, ठीक है, उसने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है विथ इनिशियल कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है ये इनिशियल कॉर्पस है, ठीक है। सो आगे जाके इसका जो है वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। बट अभी जो है अभी के लिए इनिशियल कॉर्पस कितना है, 10,000 करोड़। और ये इसका मेन मोटिव क्या है कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है टियर 2 में कितना सिटीज, 459 सिटीज, एंड टियर 3 में कितना सिटीज, 580 टियर 3 सिटीज, ठीक है। टियर 2 सिटीज का क्लासिफिकेशन क्या है कि पॉपुलेशन 50,000 टू लेस देन 1 लाख, ओके। एंड टियर 3 सिटीज का क्लासिफिकेशन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख टू लेस देन 1 मिलियन,
ठीक है, एज पर 2011 सेंसस। सो इससे पॉसिबल क्वेश्चन दो आ सकता है। एक तो ये है कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने यूआईडीएफ जो एस्टेब्लिश किया है अंडर बजट 2023-24, उसका इनिशियल कॉर्पस कितना है, 10,000 करोड़। दूसरा है कि कितना टीयर 2 सिटीज या कितना टीयर 3 सिटीज कवर करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले इवेंट पे। दीपिका देशवाल, a law officer, became the first and the youngest Indian girl to deliver an address at the United Nations headquarters in New York City। ठीक है, सो दीपिका देशवाल बन चुकी हैं फर्स्ट एंड यंगेस्ट इंडियन टू डिलीवर एन एड्रेस एट द यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। सो यूएन हेडक्वार्टर में सबसे पहली इंडियन गर्ल और सबसे यंगेस्ट इंडियन गर्ल बन चुकी है, ठीक है, दीपिका देशवाल, जहाँ जिन्होंने एड्रेस किया वहाँ पे हेडक्वार्टर्स पे, यूएन हेडक्वार्टर्स में उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया। She was invited by the UN for the third time to deliver a speech on women's rights and human rights। So पहले भी उन्होंने 2 टाइम यूएन के इनवाइटेड इवेंट्स पे स्पीच दिया है, बट हेडक्वार्टर्स में ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। Also a PhD scholar, she has already etched her name in the Guinness Book of World Records for her selfless public service during the dark days of the COVID-19 pandemic and striving to safeguard and uphold women's rights। So ये है दीपिका देशवाल। अभी मेरे हिसाब से इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, ठीक है, बट फिर भी इवेंट न्यूज़ में आता है तो हम इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। आप जो है क्या कर सकते हैं कि जो भी इवेंट्स मैंने ग्रीन में मार्क किया है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देके एवरीडे यानी रेगुलर रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है, कि उनको तो डेफिनेटली याद रखना है। बाकी सब एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लीजिए कि हाँ ये सारे इवेंट्स हैं जिसको मुझे डेफिनेटली याद रखना है, ये सारे इवेंट्स हैं जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है इनका, बट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर भूल गए तो भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लो जो है वो डेफिनेटली सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस मेरे हिसाब से कम है। बाकी आपको अपना प्रिपरेशन समझ के ये सब जो है याद रखना है, ठीक है। आप अपने तरीके से प्रिपरेशन लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना कि कैसा पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है कैसा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जो थोड़े से उटपटांग होते हैं, ठीक है। उटपटांग इवेंट्स आने के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं उनका, बट कुछ कुछ इवेंट्स डेफिनेटली है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो ये तो मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया है, इसको छोड़कर और भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो देख के ही लगता है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है। सो वो सारी इवेंट्स को बेकार आप इंक्लूड करके अपना लोड मत बढ़ाइए। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको डेफिनेटली याद रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज कर दिया है एक रिपोर्ट बाय द नेम ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2021-22। सो 2021-22 के लिए ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। Department of School Education Literacy, Ministry of Education devised PGI for states and union territories that assesses the performance of the school education system at the state union territory level by creating an index for comprehensive analysis। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इसको एसेस करेगी, ठीक है, कि जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है, वो कैसा है। और कुछ इंडिकेटर्स हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। सो उसके बेसिस में ही बेसिकली ये जो इंडेक्स है स्टेट्स को क्लासिफाई करेगी, ठीक है। द न्यू पीजीआई स्ट्रक्चर कवर 73 इंडिकेटर्स, so टोटल 73 इंडिकेटर्स है, एंड इट फोकसेस ऑन मोर ऑन क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड इवन डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड टीचर एजुकेशन। सो बेसिकली एक तो देखती है कि किस तरीके का क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि डिजिटल इनिशिएटिव्स यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं इन द एजुकेशन सेक्टर। एंड तीसरा है जो टीचर्स हैं उनका कितना खुद का लेट्स से एजुकेशन है या फिर कुछ कितना उनको आता है, कितना मतलब नॉलेज है उनका, ठीक है, वो भी असेस किया जाएगा। द इंडिकेटर्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। These categories are further divided into 6 domains, namely learning outcomes, access, infrastructure and facilities, equity, governance process and teachers education and training, ठीक है। सो ये 6 डोमेन में प्राइमरीली जो है रेटिंग किया गया है।
The PGI 2.0 for 2021-22 classified states union territories into 10 grades where the highest achievable grade is Daksh. So highest achievable जो grade था कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए वो था दक्ष. So मतलब इस लिस्ट में कौन जो भी आपका ये 940 पॉइंट्स आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स अचीव करेगा वो बन जाएगा सबसे टॉप स्टेट. ठीक है. एंड सबसे लोएस्ट स्टेट किसको यानी कितने पॉइंट्स को लोएस्ट स्टेट माना जा रहा था कि आकांक्षी 3 जो कि 460 पॉइंट्स आउट ऑफ 1000. ठीक है. सो आकांक्षी 3 जो है वो सबसे लोएस्ट ग्रेड है 460 पॉइंट्स आउट ऑफ 1000 एंड दक्ष जो है वो 940 पॉइंट्स आउट ऑफ 1000. सो वो टॉप में आती है. बट जितने भी स्टेट्स में ये इंडेक्सेशन किया गया है, ठीक है, कोई भी स्टेट को दक्ष कैटेगरी नहीं मिला है. ठीक है. सिर्फ 2 स्टेट है जिसको मिला है ग्रेट प्रचेष्टा, जो कि जिसमें मतलब स्कोर रेंज है 641 टू 700. ठीक है. कौन से वो 2 स्टेट है? पंजाब एंड चंडीगढ़. ठीक है. और ये पंजाब एंड चंडीगढ़ में से सबसे ज्यादा स्कोर जो है चंडीगढ़ का है. तो आप बोल सकते हैं कि चंडीगढ़ जो है उसने बेसिकली ये जो पीजीआई इंडेक्स है इसको टॉप कर दिया है. ठीक है. तो इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. चंडीगढ़ ने जो है चंडीगढ़ ने टॉप कर दिया है पीजीआई का इंडेक्स. ठीक है. बाकी दूसरे स्टेट्स भी थे बट उनका जो स्कोर है उतना खास नहीं था. ठीक है. तो मैंने उतना डाला नहीं है, जो हमको ध्यान में रखना है उतना ही मैंने डाला है. पीजीआई इंडेक्स. ठीक है. 2.0. सो देखिए 6 स्टेट जो है ग्रेट परचेस्टा 3 मिला. टॉप में बेसिकली ग्रेट परचेस्टा 2 तक ही, मतलब ये 2 पंजाब एंड चंडीगढ़ जो है इन यही टॉप किए हैं एंड इनको ही सिर्फ ग्रेट परचेस्टा 2 मिला है. ठीक है. बाकी जो भी स्टेट्स थे या यूनियन टेरिटरीज थे उन्होंने इसके नीचे ही स्कोर हासिल किया है. ओके. एनीवे हमको क्या ध्यान रखना है? सो यहाँ पे अगर देखें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो मिनिस्ट्री एजुकेशन ने रिलीज किया रिसेंटली, उसमें कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टॉप कर दिया है? वो है चंडीगढ़. ठीक है. और ग्रेड क्या है? ग्रेड प्रचेष्टा. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. इन 2022 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रीडा क्रीडा जो है आईकार के अंडर आती है. ठीक है. आईकार मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ठीक है. ये सेटअप किया गया था कब? 1985 में. स्टार्टेड वर्किंग ऑन एन अर्ली वार्निंग सिस्टम कॉल्ड फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स. सो क्रीडा जो है बेसिकली फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स पे काम कर रही है सिंस 2022. ठीक है. A first of its kind for India. The work is in the final stages and the index will be handed over to the central government in the next 2-3 months. So अभी बेसिकली फाइनलाइज नहीं हुआ है बट क्रीडा जो है अभी काम कर रही है 2022 से इस पे काम कर रही है फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स पे. एंड अगले 2-3 महीने में ये इंडेक्स जो है रेडी हो जाएगा एंड देन वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? To minimize agrarian distress in the form of crop loss, failure and income shock. So एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी लॉसेस होते हैं या फेलियर्स होते हैं, ठीक है, या फिर फार्मर्स को जो ओकेजनली इनकम शॉक्स सहना पड़ता है. ठीक है. जैसे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. या फिर जो सही भाव है उनको नहीं मिलता है. तो ये सबको एड्रेस करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है. ठीक है. अभी इसमें इस इंडेक्स में क्या मैथोलॉजी अपॉइंट किया जा रहा है? फर्स्ट स्टेप जो है वो बेसिकली एक सेकेंडरी रिसर्च होगा जिसमें लोकल न्यूज़पेपर्स या लोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी है उससे इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा. ठीक है. टू अंडरस्टैंड कि फार्मर्स डिस्ट्रेस में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. सो वो है फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप है ये जिन भी फार्मर्स के अगेंस्ट में या फिर लेट्स से जो भी फार्मर्स बोलेंगे कि उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है. ठीक है. या फिर गवर्नमेंट के पोर्टल में जितने भी फार्मर्स होंगे जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरीके का प्रॉब्लम्स फेस किया है. ठीक है. उनको उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर
टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। वो इंटरव्यू के हिसाब से 21 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होगा, ठीक है, जिसमें अर्ली साइंस ऑफ डिस्टेंस जो है उसको समझा जाएगा, ठीक है। एंड एक बार ये टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाए उसके बाद 7 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये 7 इंडिकेटर्स हैं जो कि आपका हेल्प करेगी ये फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स को क्रिएट करने में, ठीक है। सो क्या क्या है वो 7 इंडिकेटर्स। एक तो है एक्सपोजर टू ड्रॉट्स, फ्लड्स, क्रॉप फेलियर ड्यू टू पेस्ट अटैक्स, लाइफ स्टॉक डेथ्स, ठीक है। सो जो भी, जैसे कि मैं बोला, कोई भी कैलामिटी हुआ, ड्रॉट हुआ, फ्लड हुआ, ठीक है, या फिर पेस्ट अटैक हुआ, उसके वजह से एक तरीके का डिस्ट्रेस हो सकता है। दूसरा है कि फार्मर ने कई सारा लोन ले लिया, ठीक है, और उसको चुका नहीं पा रहा है, ठीक है, और उसका इनकम जो है इस मतलब डेट लिया है, फिर क्रॉप में जो वो सोच रहा था जितना इनकम हो सकता है वो पॉसिबल इनकम हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ लेट्स से ये नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। तो उसका डेट पे नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसके बाद एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ फार्मर एंड लोकल गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट तो कई सारे स्कीम्स लॉन्च करती है, बट सब फार्मर्स को पता नहीं होता या समझ में नहीं आता कि वो कैसे उसको एक्सेस करे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया लैंड होल्डिंग एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। सो जिस तरीके का लैंड वो होल्ड कर रहे हैं या फिर वहाँ पे इरिगेशन किया जा सकता है या नहीं जा सकता है, लैंड का क्वालिटी, ठीक है। फिर सेंसिटिविटी मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज लाइक ग्रोइंग ऑफ कॉन्टिजेंसी क्रॉप्स इन मेन क्रॉप फेज। सो एक तरीके का ऑल्टरनेट क्रॉप, ठीक है, कि अगर मेरा एक प्राइमरी लेट्स से क्रॉप होगा जो कि फार्मर का लाइक मेन क्रॉप होगा, एंड दूसरा एक होगा जो बैकअप क्रॉप होगा, ठीक है। सो मतलब आइडिया इसके एक फार्मर एक एट अ टाइम एक ही क्रॉप ना प्रोड्यूस करे, देयर शुड बी मल्टीपल क्रॉप्स, मतलब डाइवर्सिफाई करे बेसिकली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो लॉस है उसका कम होगा, क्योंकि ऐसा तो मतलब फर्स्ट तो उसको क्रॉप भी सही तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सेकंड ये है कि इससे क्या होगा, डाइवर्सिफाई करने से उसका लॉस जो है कम होगा, ठीक है। सो इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सिक्स क्या है, ट्रिगर्स फॉर इमीडिएट डिस्ट्रेस लाइक हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, फार्मर का हो सकता है, या फिर जो भी लाइफ स्टॉक वो पाल रहे हैं उसका भी हो सकता है। सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट्स, सो अदर काइंड ऑफ फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट्स, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाएगा, एंड उसके बाद क्या होगा, बेस्ड ऑन दिस 21 क्वेश्चन द डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस विल बी आइडेंटिफाइड, द इंडेक्स विल हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1। सो ये इंडेक्स जो क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द 7 इंडिकेटर्स, जहाँ पे 0 to 0.5 जो है वो लो डिस्ट्रेस इंडिकेट करेगा, ठीक है। 0.5 to 0.7 जो है विल इंडिकेट मॉडरेट डिस्ट्रेस, एंड 0.7 एंड अबव जो है वो इंडिकेट करेगा सीवियर डिस्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। बस हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स को क्रिएट कर रही है, ठीक है, विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडिया फेल इन फाइनेंशियल ईयर 23 amid a sharp in decline in equity flows from traditional sources like US, Mauritius, Netherlands and Cayman Islands। So US, Mauritius, Netherlands and Cayman Islands से FDI जो है वो कम गया था, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी मतलब काफ़ी नीचे था स्टॉक मार्केट इस टाइम पे, ठीक है, स्पेशली जैन से लेके मार्च तक। सिंगापुर एंड यूएई जो है वहाँ से एफडीआई जो है काफ़ी बढ़ चुका था इसी टाइम पीरियड में। सिंगापुर अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट इनवर्ड एफडीआई इन इंडिया एट $17.20 बिलियन, ठीक है। सो सिंगापुर से जो है सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। सो इसको ध्यान में रखिएगा। सो एक क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द following countries accounted for the highest inward FDI in India, ठीक है, for financial year 23। आंसर इज सिंगापुर।
Total FDI inflows into India declined by 16% to 3.67 trillion during financial year 23 as compared to 4.37 trillion financial year 23. So FDI inflow जो है टोटल वो ऐसे घट चुका था, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. In terms of sectors, top draws for FDI inflows in financial year 23 were computer hardware and software. So computer hardware and software मतलब FDI inflow into sector सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में था? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है. और अमोंग द स्टेट सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पे आया है? महाराष्ट्र में, ठीक है. तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पे आ गया है? महाराष्ट्र में. हमको जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने पहले बोला, एक तो है सिंगापुर से सबसे ज्यादा इनवर्ड एफडीआई आया है या फिर एफडीआई इनफ्लो हुआ है इंडिया में, ठीक है. एंड कौन से स्टेट में वो एफडीआई गया है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में, ठीक है. सो ये आप चार्ट देख सकते हैं. सिंगापुर में 2022 ब्लू वाला जो बार है एंड 2023 है ये रेड वाला बार, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज, ठीक है. बाकी सारे मार्केट्स का क्या है देखिए, यूई को छोड़ के यूएसए में घट गया है, नेदरलैंड्स घटा है, जापान जो है नियरली सेम है, और यूके में भी नियरली सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. तो उसको उतना इंक्रीज नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली यूएसए एंड नेदरलैंड से घट गया है काफ़ी, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. वेद वन पार्क, इंडियाज इनॉग्रल वैदिक थीम पार्क, ओपन इन नोएडा सेक्टर 78. सो वेद वन पार्क जो है इंडिया का सबसे पहला वैदिक थीम पार्क है जो कि नोएडा में ओपन हो चुका है, ठीक है. विद अ बजट ऑफ 27 करोड़. सो टोटल 27 करोड़ का बजट है. ये पार्क जो है 7 जोन्स में बनाया गया है, ठीक है. ईच नेम्ड आफ्टर रिनाउंड वैदिक सेजेस. सो 7 वैदिक सेजेस के नाम पे इसको मतलब इसका नाम दिया गया है, ठीक है. कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम है, भारद्वाज, ठीक है. हमको क्या ध्यान में रखना है? पहला लाइन, वेद वन पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? नोएडा में, ओके. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. पेरू डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 60 डेज इन एरियाज अराउंड द उबिनस वोल्कानो. सो ये उबिनस वोल्कानो कौन सा कंट्री में है? पेरू में है, ठीक है. और पेरू का कैपिटल क्या है? लीमा, ठीक है. सो ये दो चीज ध्यान में रखिएगा. सो 2 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बोला है दैट उसमें मतलब इंक्लूडेड है यही दो चीज कि उबिनस वोल्कानो कौन सा कंट्री में है और पेरू का कैपिटल क्या है? लीमा, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप. सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने लॉन्च कर दिया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है. बाकी ये डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. यूक्लिड का प्राइमरी गोल क्या है? टू ऑब्जर्व द डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, ठीक है. सो डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी को लेकर यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं. सो ये डिस्कस करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा. इसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है. अभी के लिए आप ध्यान में रखें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है. और यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है एक 3D मैप बनाना ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. मतलब डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी लेके रिसर्च तो हो गई, साथ में एक 3D मैप जो है वो भी बनाना है ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. ईएसए के डायरेक्टर जनरल कौन है? जोसेफ एशबेक, ठीक है. ये है जोसेफ एशबेक. ईएसए के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में. और ईएसए फॉर्म्ड ऑन 30th में 1975. और ये है ईएसए का लोगो, ठीक है. सो इसमें से पॉसिबल 3 क्वेश्चन मैंने दिया है. तो एक तो है डायरेक्टर जनरल, दूसरा है हेडक्वार्टर, एंड तीसरा है कि किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. फाउंडेशन स्टोन फॉर द 280 करोड़ एकाम्रा प्रोजेक्ट वाज लेड इन ओडिशा. एकाम्रा प्रकल्प, also known as एकाम्रा क्षेत्र Amenities and Monuments Revival Action Plan, was launched by the Odisha State Government in 2019. So 280 करोड़ इकाम्रा प्रोजेक्ट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ओडिशा में, ठीक है. इसको इकाम्रा प्रकल्प भी बोला जाता है, जो कि 2019 में ओडिशा गवर्नमेंट ने बोला था कि लॉन्च किया जाएगा. With an allocated area of 80 acres around the Lingaraj temple, including various monuments, holy tanks, and water bodies, project aims to recreate the magnificence of this ancient heritage precinct. So ये कौन से टेम्पल को डेवलप मतलब कौन से टेम्पल के आसपास को डेवलप करेगा? लिंगराज टेम्पल, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर है. ये टेम्पल जो है बिंदु सागर लेक के सामने स्थित है, ठीक है. एंड
ये जो टेम्पल है इसके आसपास जो एरिया है वहाँ पे इकम्बरा वन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से इकम्बरा प्रकल्प या इकम्बरा प्रोजेक्ट बोला जा रहा है इसका नाम, ठीक है। इकम्बरा वन इज a beautiful garden named after the Hindu text, further enhances the overall experience for visitors. So basically एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ऑब्वियसली लार्जेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर है, तो इस सिटी का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा और इसी वजह से इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। लिंगराज टेम्पल सिंबलाइजेस द हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म सेक्ट्स, ठीक है, इन उड़ीसा। सो यहाँ पे मैंने डाला है कि प्रोबेबल क्वेश्चंस 4 है। एक तो है कि इकम्बरा प्रोजेक्ट जो है कौन सा स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है या अनाउंस किया गया है, ओडिशा में, ठीक है। दूसरा है कि लिंगराज टेम्पल जो है कौन से सिटी में है, भुवनेश्वर में है। कौन से लेक के सामने है, बिंदुसागर लेक के सामने है, ठीक है। एंड लिंगराज टेम्पल जो है उसमें कौन से दो सेक्ट्स का कोएग्जिस्टेंस माना जाता है, ठीक है, शैविज्म एंड वैष्णविज्म। कोएग्जिस्टेंस बोल सकते हैं या इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, वो है शैविज्म एंड वैष्णविज्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलते हैं हमारे लास्ट इवेंट पे। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एम्बेसडर वैक्लाव बेलेक अपॉइंटेड वृंदा ग्रोवर ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन यूक्रेन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वृंदा ग्रोवर जो है उनको बना दिया गया है मेंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन यूक्रेन, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इंपॉर्टेंट बोला बट यहाँ पे मैंने दिया है कि लो सिग्निफिकेंस, राइट, लो इंपॉर्टेंस। देखिए जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो इवेंट सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो भी इवेंट्स मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट क्या है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है, ठीक है। अभी आप जब नोट्स बनाएंगे, ऑब्वियसली हर एक एपिसोड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट यानी हाई इंपॉर्टेंस बोलूंगा, कुछ बोलूंगा लो इंपॉर्टेंस, ठीक है। आप वैसे करके उसको क्लासीफाई कर लीजिए, हाई मीडियम लो, ठीक है। हाई को डेफिनेटली याद रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मीडियम इज मीडियम, ठीक है, याद रख रख पाते हैं तो वेरी गुड, नहीं पाते हैं तो ठीक है, वो रिस्क आपका है। और लो जो है, ठीक है, चलिए भूल गए तो मुझे नहीं लगता उतना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, अगर सभी इवेंट्स आप याद रख सकते हैं तो वेरी गुड, ठीक है। एनीवे इसमें से दो क्वेश्चन मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कि रिसेंटली मेंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन यूक्रेन किसको बनाया गया है, वृंदा ग्रोवर को। और प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कौन है, वोक्लाव बेलेक, ठीक है। तो ये दो चीज डेफिनेटली याद रखिएगा। कमीशन जो है ये जिसमें वृंदा ग्रोवर को अपॉइंट किया गया है उसमें बेसिकली 3 मेंबर्स ही हैं। एक है एरिक मोस, एक है पब्लो दी ग्रेफ, ठीक है। जो एरिक मोस है वो बेसिकली चेयर ऑफ द कमीशन है एंड पेब्लो दी ग्रेफ जो है वो कमिश्नर ऑफ द कमीशन है, ठीक है। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। India's first Vedic theme park called Vedvan Park was recently inaugurated in which of the following cities? Noida. Ekamra Prakalp or Ekamra project is associated with which of the following temples of Orissa? Lingaraj temple. Recently, Ubina's volcano, which was in use, is located in which of the following countries? Peru. Farmers Distress Index is being developed by which of the following organizations? CRIDA. Which of the following space agencies recently launched the Euclid Space Telescope? ESA. European Space Agency. ठीक है। Who among the following was recently appointed as the chairman of International Financial Service Center Authority? K. Rajaraman. National Housing Bank recently operationalized the Urban Infrastructure Development Fund with an initial corpus of 10,000 crore. Who among the following won the 2023 F1 British Grand Prix? Max Verstappen. World Population Day is observed on 11 July. Who among the following was recently appointed as the member of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine? सो वृंदा ग्रोवर को बनाया गया था। अच्छा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है इसको 11 जुलाई में ही ऑब्जर्व किया जाता है। Who among the following recently became the first and the youngest Indian girl to deliver an address at the UN headquarters in New York City? Deepika Deshwal. Which of the following states union territories topped the performance grading index report by Ministry of Education? Chandigarh. Who among the following recently won the Canada Open 2023 men's singles badminton title? Lakshya Sen. How many medals did India win at the Youth World Championship 2023 held in Ireland? 11 medals.
Who among the following became the first male archer to win a gold in the recurve category at the Youth World Championship 2023? Pat Salunke. Who among the following will be awarded the prestigious Lokmanya Tilak Award 2023? Narendra Modi. According to a recently released government data, which of the following states top the list for attracting the largest amount of FDI? Maharashtra. Which of the following countries accounted for the highest inward FDI in India? Singapore. European Space Agency headquarters is located in Paris. Which of the following is the capital of Peru? Lima. तो गाइस आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड जो है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आशा करता हूँ कि ये आपके स्टडी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मतलब मेरे साइड से कुछ कस्टमाइज़ हो सकता है, चेंज किया जा सकता है, अपने सजेशंस डेफिनेटली कमेंट्स पे मुझे बताइएगा। एंड कोई भी इवेंट अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो डेफिनेटली वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा एंड बाय बाय।